एंड वेरी सेकंड और थर्ड डे वी लेफ्ट कश्मीर। तो हमको आके ऐसे बोलते थे कि इसको मैं अभी AK-47 से उड़ाऊंगा, ये मुझे कैसे फेल कर सकता है। थैंक यू सो मच ये मूवी बनाने के लिए कि एटलीस्ट उनको पता चला कि हम लोग भगोड़े नहीं थे, हम लोग अपनी इज्जत बचा के वहाँ से निकले। धरती के स्वर्ग से कश्मीरी पंडितों के विस्थापन पर कई फिल्में बनी, लेकिन इतने आंसू कभी नहीं दिखे। एक्सोडस नहीं था, ये जेनोसाइड था और ये रेवोल्यूशन ला सकती है पूरी दुनिया में। ऐसा जुनून कभी नहीं दिखा, ऐसा राष्ट्रवाद कभी नहीं दिखा, इतना गुस्सा कभी नहीं भड़का, इतना विरोध कभी नहीं हुआ, ऐसे सियासी हमला भी कभी नहीं हुआ। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है, और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पीछे पाछे। देश की तकदीर वही बदल सकता है जिसके पास। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, कश्मीर फाइल्स की कमाई बढ़ रही है, विरोध बढ़ रहा है और सियासत भी बढ़ रही है। कश्मीर फाइल ने कई परिवारों की और कई पार्टियों की दबी हुई फाइल खोल दी है, और उनके वो उन गुनाहों की फाइल है जिन गुनाहों के जरिए उन्होंने कश्मीर को परेशान किया और कश्मीरियों का पलायन कराया। हमारे लोग मर रहे हैं सर। कश्मीर चल रहा है। कहानी कश्मीरी पंडितों के विस्थापन की है, लेकिन सियासी मैदान में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। बीजेपी की ओर से फिल्म का जमकर प्रचार किया जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने सभी केंद्रीय मंत्रियों के लिए दिल्ली में एक स्पेशल शो आयोजित किया। वहीं असम और गोवा के मुख्यमंत्रियों ने थिएटर में जाकर फिल्म देखी। बीजेपी के नेता लोगों को थिएटर में ले जाकर फिल्म दिखा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के नेता इतिहास कुरेद रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ तब कांग्रेस विपक्ष में थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह की जनता दल की सरकार को भाजपा का समर्थन था। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब गृह मंत्री थे, जगमोहन जी राज्यपाल थे। फिर कांग्रेस को क्यों कोस रहे हैं? क्योंकि भाजपा और मोदी कांग्रेस से डरती है। देश में नफरत फैलाकर राजनीतिक रोटियां सेकना एकमात्र उद्देश्य है। नफरत से हिंसा पनपती है और देश में अशांति फैलती है। जो हिंदू मुस्लिम देशों में रोजी रोटी कमा रहे हैं, उनके बारे में आपने कभी सोचा क्या? तो लोग इस तरह की बातें करते हैं, या तो उन्होंने पूरा अध्ययन नहीं किया हुआ तब की घटनाक्रम का, या वो इतिहास भूल गए, या समझते हैं कि सारी दुनिया की याददाश्त बड़ी कमजोर हो गई है, शॉर्ट लिव्ड हो गई है। राजनीति ये वो लोग कर रहे हैं जिनको लगता है कि उनके द्वारा छुपाए गए तथ्य सच और दफनाया गया सच बाहर जमीन पर आ रहा है, और जिनको इन तर्क के कारण असुविधा हो रही है, फीलिंग अनकंफर्टेबल, और उनको दिक्कत आ रही है क्योंकि उनकी राजनीति आज तक इस झूठ को छिपाने पर कायम रही है। कश्मीर फाइल्स पर सियासत ऐसी दिलचस्प की पार्टी के दूसरे नेताओं से अलग छत्तीसगढ़ के कांग्रेस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सूबे के मंत्रियों और सभी पार्टी के विधायकों के साथ थिएटर में फिल्म देख रहे हैं, और उन्होंने केंद्र से फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग कर डाली। तो देखें इसका सब आधार पर, अब चूंकि प्रधानमंत्री भी उसकी बड़ी तारीफ कर दिए हैं और उसमें इंटरेस्ट दिखाया, तो हम लोग भी जाकर देखें। पर्दे पर कश्मीर फाइल्स के दृश्य खुलते ही कश्मीरी पंडितों के गम का गुबार फूट रहा है। सीने में दफन सालों पुराने दर्द दिलों को दहला रहे हैं। पुराने जख्म हरे हो रहे हैं। आंखों के सामने सब कुछ एकदम फिल्म की तरह ताजा हो रहा है। चीजें हम कौन सा भाईचारा उन्होंने हमें उस टाइम दिखाया, जो हम बोले कि हाँ ये हमारे अपने हैं। मेरा फ्रेंड मुझे आके बोलता था, हमारा जब वाइवा होता था तो हमको आके ऐसे बोलते थे कि इसको मैं अभी AK-47 से उड़ाऊंगा, ये मुझे कैसे फेल कर सकता है। चिमनी होती ना, फायर चिमनी वहां होती थी, उसके नीचे से घुस के पीछे से निकले एंड वेरी सेकंड और थर्ड डे वी लेफ्ट कश्मीर। थैंक यू सो मच ये मूवी बनाने के लिए कि एटलीस्ट उनको पता चला कि हम लोग भगोड़े नहीं थे, हम लोग अपनी इज्जत बचा के वहाँ से निकले। कश्मीर फाइल्स कहानी है कश्मीर के घाटियों से बेघर कर दिए गए कश्मीरी पंडितों की। किरदार कई हैं, वो जिन्होंने अपनी मिट्टी अपनी जमीन छोड़ने की पीड़ा झेली, वो जिन्होंने कश्मीर की खूबसूरत वादियों को आतंक की आग में झुलसा दिया, और वो जो पहले भी एक त्रासदी पर राजनीति की रोटियां सेकते रहे। सवाल ये कि फिल्म पर फसाद क्यों है? आज तक ब्यूरो। मुझ पर पटा था, तुम पर नहीं। मुझे ऐसे नहीं मिला। नमस्कार, कश्मीर की फाइल खुल गई है इस देश में। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ स्टूडियो में पहुंच गए हैं। सुशील पंडित जी, कश्मीरी पंडितों का एक तरह से यहाँ पर नेतृत्व करते हुए उनका पक्ष रखेंगे। सलमान निजामी साहब, नेता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। इरफान हाफिज लोन साहब, कश्मीरी एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। निजामी साहब, मतलब कौन सी मिट्टी होती है जिसको ये दर्द नहीं छू पा रहा है? ये क्यों इस फिल्म इस दर्द के खिलाफ क्यों बयानबाजी कांग्रेस पार्टी के एक नेता कर रहे हैं? क्या वजह है? इन आंसुओं को क्यों झूठा साबित करने में पूरी की पूरी पार्टी लग गई है? देखिए, जो 1990 में हुआ हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों के साथ, हमें उसका खेद है, लेकिन राजनीति क्यों हो रही है? उसमें यह क्यों नहीं दिखाया जा रहा है कि बाकी धर्मों के लोग भी मारे गए? और अभी भी जब भाजपा उस वक्त सरकार में थी, आतंकवादियों ने, पाकिस्तान का कहीं नाम ही नहीं है। आप पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं। कश्मीरी पंडितों को कश्मीरी पंडितों को सिर्फ आतंकियों ने निकाला? वहां पर जितने लोग थे अन्य कश्मीरी, वो उनको रोक रहे थे, वो उनको बचा रहे थे। बहुत सी स्टोरीज ऐसी, आप जाइए ना जम्मू के माइग्रेंट कैंप में जाइए, हमने तो 10 स्टोरी सुनाई है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे पड़ोसियों ने मदद नहीं की। उस वक्त बंदूक का डर था सभी को। जो आतंकवादी थे वो मस्जिदों में घुसे ऐलान कर रहे थे। प्रूफ लाइए ना। आपने 2019 में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया। मैं तो कह रहा हूं जल्दी से वो कह रहे हैं, ठीक है, सुधांशु जी वो कह रहे हैं, ठीक है, मैं और एक नियम रहेगा, कोई भी एक दूसरे के ऊपर नहीं चिल्लाएगा इस डिबेट में। बहुत संवेदनशील मुद्दा है, अपने अपनी बारे में बोलेगा। सुधांशु जी वो कह रहे हैं अधूरा सच है, वो कह रहे हैं वो आतंकी थे जो मस्जिदों से ऐसे ऐलान कर रहे थे। इस पर जवाब। देखिए, मैं पहले तो कहना चाहूंगा, कश्मीर की फाइल्स का सच कश्मीर का तो बहुत अलग है। भारत का एकमात्र राज्य है जिसका वही नाम है जो प्राचीन काल में था, बाकी सबके उत्तर से दक्षिण तक बदल गए। ये भारत का एक, मतलब नीलमत पुराण से लेके और कल्याण की रात तक, भारत का एकमात्र राज्य, जाके चेक करिएगा, किसी राजा के बारे में कहा जाता है अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया, तो वो कश्मीर का राजा ललितादित्य मुक्तापीठ, जिसने कश्मीर तक शासन किया। आजादी मिली, उसके बाद उसी राज्य का एक हिस्सा, हम ऐसे विचित्र देश थे कि हम बड़े मुल्क हैं, जीत रहे हैं, हमने सीज फायर कर दिया, चलो वो भी बात। उसके बाद एक ऐसा राज्य बना जहां घाटी में 90% जो लोग थे वो माइनॉरिटी स्टेटस था, और जो 5% थे उनके पास मेजॉरिटी स्टेटस था। अब मैं आता हूं कि उन लोगों के साथ जिस ढंग का जुल्म हुआ, जिस ढंग का कत्ल हुआ, उसके बाद दुनिया में एक लौता देश जहां पर कि जिसके साथ जुल्म हुआ उसको ही मुजरिम करार दिया गया।
और जो गुनाहगार थे वो गांधीवादी बन गए। तो आपकी पार्टी इस फिल्म का प्रचार किस मुंह से कर रही है सर? वीपी सिंह को समर्थन दे रही थी कि नहीं बीजेपी? उस वक्त सरकार किसकी थी? जगमोहन जी वहां पर थे, उसके तो आप किस मुंह से आप प्रचार क्यों कर रहे हैं इस फिल्म का, ये बताइए सर। मैं वो भी बता देता हूं। ये बताइए, कश्मीर में 15 अगस्त और 26 जनवरी को गवर्नर के द्वारा भी झंडा फहराना संभव नहीं हो पाया। झंडा कब फहराना रुका? 1988 में। किसकी सरकार थी? राजीव गांधी की सरकार। जस्टिस गंजू की हत्या कर दी, हाईकोर्ट के जज की हत्या कर दी जाती है। आपको लग रहा है वो 1-2 दिन में हो गया था? हाईकोर्ट के जज की हत्या हो जाए और उसके बाद 4 घंटे तक उसका कोई शव उठाने के लिए नहीं आए। किसकी सरकार थी? और जगमोहन साहब गवर्नर थे वहां, राजीव गांधी की सरकार द्वारा अपॉइंटेड। और मैं पुराना बताता हूं, 13 अक्टूबर 1983 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद वेस्ट इंडीज की टीम भारत आई। एक वनडे श्रीनगर में भी हुआ था और सुनील गावस्कर ने अपनी किताब में लिखा है, इंडिया वेस्ट इंडीज के मैच में पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों लगने लगा? हम मैच हार जाते हैं, इंडिया मुर्दाबाद लगता, समझ में आता, पाकिस्तान जिंदाबाद लगने। किसकी सरकार थी भाई? बीजेपी का तो नामो निशान नहीं था। ऐसा कहते हैं कि 4 दिसंबर 1989 को वीपी सिंह की सरकार आई और 19 जनवरी 1990 को नरसंहार हो गया, सब कुछ 40 दिन में हो गया। ये बचकाना तर्क जो कहते हैं, मैं उसके लिए देखिए जो कश्मीरी हिंदुओं का दर्द, में एक लाइन कहना चाहूंगा। जो लोग आज कहते हैं ना इसमें राजनीति है, इतना दुख होता है कि मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा, बहुत जुदा है इस दर्द की कैफियत मेरी, बहुत जुदा है इस दर्द की कैफियत मेरी। इधर मेरे दर्द की इंतहा नहीं हो, तू कहता है कि जख्म दिखता नहीं। तू कहता है जख्म दिखता नहीं। छोटा सा जवाब। हमने जख्म खाए हैं अपने कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ, हमें मालूम है वहां क्या हुआ। आप इनको बताइए, ये कह रहे हैं कि ये धर्म की बात है। सबसे पहला व्यक्ति जो पाकिस्तान की बंदूक का शिकार हुआ वो यूसुफ हलवाई था, वो मुसलमान था। उसके बाद बटाली साहब के पास, उसके बाद कश्मीरी पंडित मारे गए। और इनको बताइए, आप 370 आपने हटाया, आपने दावा किया कश्मीर में आतंकवाद खत्म होगा। 370 हटने के बाद आपने कश्मीरी पंडितों को क्या वापस लेने का काम किया? नहीं, आपने उनको निकालने का काम किया। आज मैं शाबाशी देता हूं बिजरू साहब की बेटी को, उसके परिवार को, जिनका कत्ल हुआ रिसेंटली, लेकिन उन्होंने कहा हम कश्मीर से निकलेंगे नहीं। और आज भी एक सिख बहन हमारी, उसका कत्ल हुआ। मुसलमान मर रहे हैं, हिंदू मर रहे हैं। उस वक्त भी भाजपा सरकार में थी, आज भी भाजपा सरकार के खिलाफ बोलने की क्या जरूरत है? हमने खिलाफ नहीं बोला। मैं कह रहा हूं फिल्म नहीं, मैं कह रहा हूं मैं कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ हूं। सुप्रीम कोर्ट चलिए मेरे साथ। आपके साथ का क्या करना? लड़ाई लड़ेंगे हम सुप्रीम कोर्ट में। हम सिनेमा हॉल में लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और भाजपा को अपने कारनामों की सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहता हूं, जो लोग बड़े ही रैशनल होकर कहते थे आतंकवाद का मजहब नहीं होता, तो जो आतंकवादी दिखाए गए उनका मजहब क्यों दिख रहा है भाई तुम्हें? उन्होंने दूसरी बात कहना चाहता हूं, उन्होंने मामला नहीं था। कश्मीर में सैकड़ों मंदिर तोड़े गए, एक मस्जिद बताइए जिस पर अटैक किया गया। मस्जिद पे जाकर शरण ली गई हजरत बल में 1993 में। चुनौती से कहता हूं तोड़े जाएंगे सैकड़ों मंदिर, मामला नहीं। फिर आतंकवाद का मजहब नहीं होता, फिर आतंकवादी और अपराधी का मजहब दिख रहा है। इसलिए बताइए, आपकी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पे आतंकी होने का आरोप है, क्या सभी लोग हिंदुस्तानी साध्वी प्रज्ञा कह रहे हैं कि कश्मीरियों ने नहीं, आतंकियों ने ये किया था? बिल्कुल, कश्मीरी पंडितों के साथ। और आप कश्मीर को एक रंग में रंगना सही नहीं। अंजना जी, मैं इससे पहले जब स्टूडियो में आया था तो रोहित सरदाना के साथ था, कश्मीर पर ही कार्यक्रम किए उनके साथ डीसीओ, तो मुझे याद आते हैं, मैं उनको उनकी स्मृति को नमन करता हूं। और इस फिल्म में गिरिजा तिक्कू, सरला भट्ट, प्राणा गंजू, नीलकंठ गंजू, प्रेमनाथ भट्ट, टिकालाल टपलू, उनकी स्मृतियां निकलकर आई हैं। ये लोग मुर्गों की लड़ाई लड़ते हैं त्रासदियों पर, ये संवेदना शून्य हो गए लोग हैं। इनको फिल्म में त्रासदी नहीं दिखती है, एक पूरे के पूरे समुदाय का अपने घरों से उखड़ जाना नहीं दिखता है। ये आज भी लीपापोती करते हैं, एक दूसरे पर तोहमत मरते हैं और झूठ बोलते हैं, निरा झूठ बोलते हैं कि आत्मा में सीसा घुस गया है। इनको लोग मरते हुए शरणार्थी कैंपों में सड़ते हुए नहीं दिखाई पड़ते हैं। ये कहते हैं, अगर हम कहें कि लाखों लोग उजड़ गए, कहते हैं मुसलमान भी उजड़े। मैं पूछना चाहता हूं, 100 में से 99.9% हिंदू उजड़ गए, लेकिन 100 में से 99.9% मुसलमान अपनी जगह रहे। आप तराजू के दोनों पलड़ों को बराबर दिखाना चाहते हैं? वो कहते हैं मुसलमान भी मारे गए। मैं कहता हूं, एक मुसलमान का नाम बता दीजिए जिसको किसी कश्मीरी पंडित ने मारा हो। एक अपवाद स्वरूप एक मुसलमान का नाम बता दीजिए पिछले 30 सालों में, 32 सालों में, 50 सालों में। मैं कहता हूं कि जितने कश्मीरी हिंदू मारे गए उन सबके कातिल मुसलमान थे, एक एक के कातिल मुसलमान थे। जितने बलात्कार हुए मुसलमानों ने किए, जितने घर लूटे गए, मंदिर तोड़े गए, मुसलमानों ने तोड़े। आप मुझे झूठा साबित कीजिए, मुझे एक हिंदू का नाम बता दीजिए जिसने किसी मंदिर का किसी मस्जिद का शीशा चटकाया हो। आप झूठ बोलते हैं, लीपापोती करते हैं, यहां चोरी और सीना जोरी होती है। शर्म कीजिए, कभी कभी किसी बड़ी दुर्घटना पर अपनी आत्मा टटोली है। राजनीति करने को उम्र पड़ी है। जी इरफान हाफिज लोन साहब जी, उनकी बात को काटने की हिम्मत है आप में, क्योंकि आप भी उनमें से एक हैं जो द कश्मीर फाइल्स पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, जो भी उस समय हुआ इस पे कोई दो राय नहीं है, उस पे सबको निंदा करनी और सबको दुख है। और जैसे पंडित जी ने कहा कि जितने जहां जितने वहां पर लोग मारे गए, अभी तक हजारों में मारे गए। मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार का कहना है कि हजारों में मारे गए। अंजना जी, हकीकत यह है, बदकिस्मती है, मानवता का कत्ल वहां पर हर दिन होता है। हजारों में लोग मारे गए और उसमें मेरे कश्मीरी पंडित भी 1% है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? 1% मेरा अप्रोक्सीमेटली मेरा कश्मीरी पंडित भाई भी है, लेकिन 99% मुस्लिम समुदाय का भी है। उसका अर्थ यह है कि इस
जो ये पीड़ा है, क्रूरता है, हमने सबने देखी, चाहे उधर का बंदूक था, इधर का बंदूक था। हमें आपत्ति इस चीज से नहीं है। इधर का बंदूक किसका था? जी मैं बताता हूं आपसे। अंजना जी इंसाफ करिए। आपने देखा होगा कुछ महीने पहले अल्ताफ, एक निर्दोष शहरी, आईजीपी पुलिस कहता निर्दोष है, उसकी लाश को रात में दफनाया जाता है और उसकी बेटी प्रदर्शन करती है, छोटी मासूम बच्ची, अब्बू की लाश दो। वो कहां की गोली थी? वो कहां का जुल्म था? जो कनन पोस्टमोरा में महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। आज भी जाइए, आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, आप वहां जाइए, उनकी पीड़ा सुनिए। गौ कत्ल में 100 से ज्यादा निर्दोष गौ कत्ल, श्रीनगर में जगह का नाम है, उसे कहते हैं जलियांवाला बाग, वहां लिखा गया आज। वहां पे किन्होंने मारा? हंदवाड़ा में मैं सोपोर जहां रहता हूं, 6 जनवरी मेरी अपनी मेरी चचेरी बहन थी, मेरी बहन थी, 1 साल की शादी हुई थी, 6 जनवरी उसका शोहर अपनी दुकान पे था जब 80 से ज्यादा लोगों को मारा गया। ठीक है पंडित जी, और आप ऐसे जिसका नाम होगा वही बोलेगा। जी ठीक है। अंजना जी, जो कर्फ्यू डिफाई करेगा, जो बंदूक उठाएगा, जो इस देश का तिरंगा जलाएगा, जो इस देश की अस्मिता को, अखंडता को तार तार करने के लिए जिहाद लड़ेगा, आज आप ना बोले मैं बोलूंगा, वो मारा जाएगा। वो 1 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, मारे जाएंगे। हम निर्दोष शहरों की बात कर रहे हैं। अल्ताफ निर्दोष था। एक सेकंड। जो इंशा निर्दोष थी, उसकी आंखों में पेंट लगाया, 6 महीने की बच्ची मारा जाएगा। इंशा को इंसाफ दो जिसको अंधा किया। पंडित जी, सुशील जी, इंशा को इंसाफ दो, वो आज भी अंधी है। वैसे ही बहुत सारे बच्चे वहां पर अंधे हैं, उनको इंसाफ दो। बच्चों के हाथों में पत्थर वो अपने घर में बैठी थी, 6 साल की बच्ची है, अंधा कर दिया उसको। स्कूलों को आग लगाई। आपने पूरी की पूरी जनरेशन को, पीढ़ी को दिमागों में जहर भरकर शौके शहादत, ये अफीम चटाई आपने, शौके शहादत दिया आपने। और जब वो मारे जाते हैं आप उनका रोना रोते हैं। यहां तो उनकी आवाज आने दीजिए। एक सेकंड जाते हैं आप उनका रोना रोते हैं प्लीज, और उनको कहते हैं शौके शहादत है, जन्नत नसीब होगी, पूरे कुनबे के लिए जन्नत का रास्ता आप बनाएंगे। इनको शौक शहादत की अफीम आप चटाते हैं, हाथों में पत्थर आप दिलवाते हैं, और उसके बाद जब वो पैलेट का शिकार होते हैं, जब वो गोली का शिकार कैसे आप जस्टिफाई करते हैं? आप बहुत की बात नहीं, मैं कह रहा हूं, हम मैं 2 बार कहूंगा, 10 बार कहूंगा, निंदा करेंगे। आप स्कूल जैसे मैं निंदा कर रहा हूं, नहीं, सच बोला जाएगा। जितनी कड़वी बात होगी सुननी पड़ेगी, सच बोला जाएगा, सच बोला जाएगा। मेरी एक ही बात को दिखाइए। इन्होंने जो बात बोली मैं उसका उत्तर देता हूं। पहला, मेरी इस बात का उत्तर कोई नहीं दे पाया कि एक मस्जिद बता दें जो तोड़ी गई हो, जैसे इन्होंने कहा एक शीशा भी टटकाया गया। और दूसरा, अरे भाई आपने कहा, मैं मानता हूं कि तमाम बच्चे ऐसे हुए जो घायल हुए। एक हुर्रियत का नेता बताइए जिसका बेटा या बेटी पुलिस की गोली से मरा हो या घायल हुआ हो पत्थरबाजी में। कोई बैठा है इंडोनेशिया में, कोई बैठा दुबई में, कोई बैठा लंदन में, अरे सुनिए, कोई बैठा मुंबई में, कोई दिल्ली में, कोई बैंगलोर में, और जिनको नैरेटिव नजर आता है, जानते हैं अंजना जी कौन है? अरे ये तो वो लोग हैं जिनके लिए 84 में सिखों का नरसंहार नहीं था, बड़ा पेड़ गिरा था, धरती हिल रही थी। नैरेटिव है तो आपका फेलियर है ना। अब सुनिए दूसरी बात, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने 1947 में 20 लाख आदमी मरा, विश्व की बड़ी से बड़ी रक्त रंजित क्रांति में 20 लाख आदमी नहीं मरा, 1.25 करोड़ बेघरबार नहीं हुआ, पर बगैर खून की एक बूंद बहाए आजादी मिल गई। और जिनके नैरेटिव में अफजल हालात का मारा है, जिनके नैरेटिव में हाफिज साहब है, जिनके नैरेटिव में इशरत जहां बेटी है, जिनके नैरेटिव में जाकिर नायक शांति का मसीहा है, उन्हीं को इसमें नैरेटिव नजर आता है। देखिए मैं जवाब देना चाहता हूं, जो नैरेटिव यहां फैलाया जा रहा है, हर कश्मीरी को कहा जाता है ये आतंकवादी है। आप मुझे बताइए 16,000 कश्मीरी मुसलमान इस देश के लिए कुर्बान हुआ है, उसमें उमर फयाज भी है। क्या ये कहेंगे कि उसकी कुर्बानी कुछ भी नहीं है? जो युवा कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ जुड़ना चाहता है, आप उसकी शहादत को मानते ही नहीं है। आप कहते हैं कि हमने कुर्बानी दी, हम मानते हैं आपका कत्ल हुआ, उसके साथ साथ कश्मीरी मुसलमानों का कत्ल भी हुआ। आज भी कश्मीरी मुसलमान मर रहा है वहां, और आपके शासन में मर रहा है। मुझे बताइए कांग्रेस के शासन में किस कश्मीरी पंडित पे आंच आने दी? हमने उनको छत देने का काम किया, आपने उनके सरों से उनको निकालने का काम किया, सरों से छत उठाया, हमने वहां कंपनसेशन किया, 16,000 करोड़ का पैकेज कश्मीरी पंडितों के लिए दिया। आर्टिकल 370 के बाद आपने कौन सा पैकेज दिया? 8 सालों में आप सरकार में कौन सा पैकेज मिला? कितने कश्मीरी पंडित वहां वापस गए? क्या किया आपने कश्मीरी पंडितों का? उनकी बिजली काटी गई। माइग्रेंट कैंप पे जाइए आज जम्मू में, उनकी हालत क्या है? यहां फिल्में बनाते हैं, पैसा बटोरते हैं, और वहां जाइए माइग्रेंट कैंपों में, वहां देखिए उनके साथ क्या जुल्म हो रहा है। हमने उनको कंपनसेशन दिया, हमने राशन दिया, आपने उनका राशन भी बंद कर दिया। ये क्या दिखा रहे हैं कश्मीरी पंडितों को? एक सेकंड आप जवाब दीजिएगा। अगर कश्मीरी पंडितों को इस फिल्म के जरिए लग रहा है कि उनकी सच्चाई कम से कम दुनिया सच्चाई नहीं, नफरत फैलाई जा रही है। जो कश्मीरी पंडित कश्मीर में रह रहे हैं, मोहब्बत से, प्यार से आप दूरियां बना रहे हैं। आप यहां बैठ के पैसा कमाने के लिए उनको अलग कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि कश्मीरी हिंदू हो, कश्मीरी मुसलमान हो, हम मोहब्बत से रहें। जैसे बिंद्रू साहब का परिवार आज कश्मीर में मर रहा है, उनके बाप का कत्ल हुआ, लेकिन वो वही है, वो मुकाबला कर रहे हैं। मैं सलूट करता हूं। आप कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को वहां से नहीं निकलना चाहिए था, मतलब वो मार सरकार का फेलियर है ना, सरकार को प्रोटेक्शन देनी चाहिए थी। बीजेपी समर्थित सरकार, इस पर तो जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल। और वो कह रहे हैं कि उनके शासन में जब हमारी सरकार वहां पे बनी और मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 2014 की बात कर रहा हूं, आपने 8 साल बाद कही, पहली दिवाली कहां मनाई? जाके कश्मीर में, और 70,000 करोड़ का पैकेज दिया। महबूबा मुफ्ती की सरकार थी, हम लोगों ने कश्मीरी पंडितों के लिए वहां पे एहमान किया। जब वो इस बात के लिए तैयार नहीं हुई तो कहती है, वो मुझे बताइए ना, मुझे बताइए आप में किसी बीच में मैंने नहीं बोला, आप जो बोल रहे थे कोई भी आपत्ति थी। अब
वो क्या कहती है, अपने घरों में जाए। अरे हजारों कश्मीरी पंडितों ने कहा पूरे पूरे मोहल्ले जला दिए गए, हम क्या हमने जगह मार्क की, वो नहीं करने दिया गया। अब 2019 के बाद सुनिए, 2019 के बाद अब एक अंतर आया है। अंतर ये आया है कि सुनिए, पहले एक हुजूम निकलता था जुमे की नमाज में और वो किसी को भी मार देता था, चाहे इंस्पेक्टर अयूब पंडित को ना हो। मैं ये नहीं कहता कि मुस्लिम नहीं मरे, कोई छोड़िए, क्या तरीका है भाई, मैं तो आपके बीच में नहीं बोल रहा था। बोलिए। लेफ्टिनेंट फैयाज औरंगजेब मारा गया, कितने लोग गए इसके नमाज़े जनाजा में? अब 2019 के बाद जो लोग शहीद होते हैं उनके नमाज़े जनाजा में लोग जाते हैं। और अंतर यह आया है, 2019 के बाद आप ये कहते हैं कि कश्मीरियत की लड़ाई थी, जाकिर मूसा ने ये कोई कश्मीरियत की नहीं है, इस्लामिक खिलाफत की लड़ाई है, सारे लोग चुप रहे। आईएसआईएस के झंडे क्यों दिखते हैं? क्या लेना देना आईएसआईएस के साथ? हम क्या लेना देना पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर में हमने वहां झंडा फहराया। इस सवाल का क्या जवाब है? मैंने शुरू में आपको कह दिया था, देखिए एक सेकंड प्लीज, स्टूडियो में सब लोग हैं, आवाज किसी की नीचे नहीं की, जिसका नाम लिया जाए भाई बोलिए। इस सवाल का आपके पास सुधांशु जी क्या जवाब है कि वो कह रहे जब हमारा शासन था तब तो वो नहीं भागे, आपके समर्थित सरकार थी तब उनका पलायन हुआ, इसका क्या जवाब है? ये फारूक अब्दुल्ला सरकार किसके समर्थन पे चल रही थी 1988 90 की बात कर रहा हूं। 90 में कब? मैं 90 की बात कर रहा हूं। 1940 में कुछ हो गया, मैंने 1983 से लेकर 87 88 86 अपनी सरकार की गवर्नमेंट रिपोर्ट पढ़ी, आपने आतंकवादी को एस्कॉर्ट करके वहां पहुंचाया, मसूद अजहर को आपने रिहा किया। मैं एक बात कह रहा हूं, क्यों ये मेरे पास इसमें पड़ी हुई है, एक दिखाऊंगा। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये तो आप बोल रहे हैं, ये बताइए उस समय कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर था गुलाम नबी आजाद, अफजल गुरु को फांसी ना हो उसके लिए यहाँ की करती थी, 7 साल तो गुरु को फांसी नहीं हुई। साहब ये गलत है, प्लीज अपनी बारी में बोलिए। घर में लोग परेशान हो जाते हैं, एक साथ मत चीखिए, आवाज भी नहीं सुनना चाहते, एक साथ मत छोड़िए, आवाज नहीं सुनना चाहते। क्यों 7 साल अफजल गुरु को फांसी नहीं हुई? कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर के रूप में गुलाम नबी आजाद साहब आके कहते हैं कश्मीर में आग लग जाएगी, क्यों? कश्मीर और होने के बाद आपकी पार्टी के नेता सुनिए मणिशंकर ये ट्वीट करते हैं, शशि थरूर ट्वीट करते हैं, क्या के साथ गलत हुआ? हद होती है इस बेईमानी की। अच्छा सुनिए, और आपके फिर लगातार बोल रहे हैं बीच में, सलमान साहब प्लीज, ये गलत है, डिबेट के नियम को आप तोड़ रहे हैं, ये गलत है, मुझे इंटरवीन 370 हटने के बाद आईएसआई के झंडे दिखने बंद हो गए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे, पाकिस्तान के झंडे दिखने बंद हो गए, और वो महबूबा मुफ्ती को कहती है कि देने वाला कोई नहीं देगा। प्लीज सर प्लीज, अब ऐसे तू मैं उनका चांस ही खत्म होगा, बाकियों पर सब जा नहीं पाएंगे। सलमान साहब ऐसा थोड़ी कि सिर्फ आप यहाँ खड़े हैं, प्लीज बात को समझिए, नियम से चलिए, बात पूरी कीजिए 2 लाइन में, उसके बाद मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, धारा 370 हटने के बाद क्या हुआ? अपना आईएसआई के झंडे दिखते हैं, ना पत्थरबाजी करती हुई भीड़ दिखती, ना पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दिखते हैं, और इन सारी चीजों के साथ जो कहते थे तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, वहां आज तिरंगे की लाइन दिखती है। और इसलिए वह परिवर्तन, और सबसे ज्यादा परिवर्तन जानते क्या? कश्मीर सेकुलर हो गया, क्योंकि भारत का एकमात्र राज्य था जो सेकुलर नहीं था, क्योंकि 76 में जब सेकुलरिज्म जोड़ा गया इस कॉन्स्टिट्यूशन में, तो बिकॉज ऑफ 370 कश्मीर की असेंबली ने कभी उसे अडॉप्ट ही नहीं किया, कश्मीर सेकुलर हुआ 2019 में। इसलिए जो देश सेकुलर ही नहीं था, वही सेकुलरिज्म का प्रतीक था। सलमान साहब का जवाब सुनते हैं, उसके बाद पंडित जी मैं आपको सलमान कोई फैक्ट गलत हो रहा है, कोई फैक्ट गलत हो रहा है, कश्मीर ने सेकुलर अडॉप्ट किया था, बोलिए हां या ना, बोलिए हां या ना, कश्मीर सेकुलर था, बोलिए हां या ना, नहीं कब 1947 में कौन कश्मीर 42 के कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया, बोलिए कांग्रेस का सरकार थी वहां, कश्मीर किसी अमरनाथ यात्री से पूछिए क्या करते हैं कश्मीर वहां, उनकी मदद करते हैं वहां, आप बीजेपी जो इस बिल को समर्थन देती है, 2 लाइन इन्होंने 370 की बात की, इन्होंने दावा किया था कश्मीर में आतंकवाद खत्म होगा। मैं अनुपम खेर से सवाल करता हूं, आप कह रहे थे 370 हटाओ, हम कश्मीर में घर बनाएंगे, घर कहां बनाया? अमेरिका भाग गए और पैसा कमा रहे मूवी से। अरे जाइए ना, ये पैसा जो कमाया है माइग्रेंट, वहां जो लोग वहां माइग्रेंट टेंपो में है उसमें बांटिए। आप घर बना रहे अमेरिका में, 370 के बाद कितने घर बने वहां? सिर्फ एक व्यक्ति ने जमीन वहां खरीदी है कश्मीर में, एक भी व्यक्ति बाहर का नहीं, क्योंकि वहां अनसेफ है, इनसिक्योरिटी है। जो कश्मीरी मुसलमान वहां रह रहे हैं वो सेफ नहीं है वहां, हर रोज गोलियां। जवाब दीजिएगा पंडित जी, बीजेपी जो इस फिल्म को समर्थन दे रही है उसको आप किस तरह से देखते हैं? प्रधानमंत्री ने कहा है, तमाम मंत्री देख रहे हैं, सबको फिल्म दिखा रहे हैं, इस पर आपका क्या टेक है? नहीं, अच्छा है। बहुत से लोग शायद ये नहीं समझ पा रहे थे कि वहां हुआ क्या है। मुझे अश्कों हो गए चिल्लाते चिल्लाते, मुझे लगता था कि शायद मेरी कहने में कोई कमी रह गई है, मैं शायद समझा नहीं पा रहा हूं। लेकिन अब जिस तरह लोगों की संवेदना के बांध टूटे हैं, जो कभी कश्मीर गए नहीं, वो फोन कर करके मेरे साथ रो पड़ते हैं, उनसे शब्द नहीं निकलते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद इस फिल्म की आवश्यकता थी। लेकिन फिल्म से भी ज्यादा देखिए, मुझे डर यह है कि कल परसों 2 हफ्ते 3 हफ्ते महीने भर बाद जब फिल्म पर्दे से उतर जाएगी, कुछ समय बाद ये मुद्दा भी लोगों के दिलों से फिर उतर जाएगा और जिंदगी वैसे ही ढाक के 3 पात चलने लगेगी। जी सांसद हैं, क्या कहेंगे आप? हाँ, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, 2-3 छोटी-छोटी बातें, ज्यादा समय नहीं लूंगा। 32 वर्ष हो गए शरणार्थी कैंपों को, 9 प्रधानमंत्री हुए हैं तब से, जब से हमारा निष्कासन हुआ। आज तक एक भी प्रधानमंत्री एक बार भी किसी शरणार्थी कैंप में नहीं गया। जुबान हिलाने के लिए, कंधे पर हाथ रखने, इनॉग्रेशन किया जम्मू, आप मुझे बोलने देंगे? हमने बनाया गुलाम, आप मुझे बोलने देंगे? ये मेरा समय है अर्चना जी, मैं बताऊं? बोलने दीजिए, मैं बताऊं आपको क्या प्रूफ है। जब वो जगती कैंप ईंट गारे पत्थर का बना, उसका रिबन काटने गए थे, किसी शरणार्थी से नहीं मिले थे, केवल उसका रिबन काटने गए थे। एक भी शरणार्थी को न देखने गए, न शरणार्थी उनसे मिलने आ सका। मैं कह रहा हूं, कैंपों में कोई प्रधानमंत्री उनके साथ जाकर के बैठा नहीं, एक भी। 9 प्रधानमंत्री हुए हैं, मैं इस वक्त पार्टीबाजी नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात, आज तक सरकारी तौर पर यह पुष्टि नहीं की गई है कि हमारे साथ हुआ क्या। कोई आयोग नहीं बैठा है। एक छोटी सी सड़क दुर्घटना हो जाती है तो कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठ जाती है कभी कभी। ये पूरा का पूरा समुदाय उखाड़ के फेंक दिया गया, आज तक कोई कमीशन ऑफ इंक्वायरी नहीं है, कोई व्हाइट पेपर नहीं है, किसी को इंसाफ